हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। हमने डिवीजन लेमा पढ़ा था, अब हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अब इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूं, पर उसके पहले ही बस ये देख लो कि ये यूज कहाँ होता है। तो जो यूक्लिडियंस एल्गोरिथम होती है, ये हम क्यों यूज करते हैं? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दो नंबर्स के बीच का फाइंड आउट करने के लिए। सपोज करो आपको एक नंबर दे दिया 105 और आपको दूसरा नंबर दे दिया है, सपोज कर लो 75। तो आपसे बोलेगा कि इन दोनों के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, कॉमन डिवीजर, डिवीजर का मतलब समझते हो ना, जिससे भाग हो जाए, जिससे आप इस नंबर को डिवाइड कर पाओ। ये जो नंबर है, इसको आप एक नंबर से डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है आप इसको 5 से डिवाइड कर पाओ, हो सकता है आप इसको 10 से डिवाइड कर पाओ, हो सकता है 20 से डिवाइड कर पाओ। मतलब अभी आपको नहीं पता कि आप किससे डिवाइड कर पाओगे, ठीक है। इसके फैक्टर्स होंगे होंगे ना। तो बोल रहा है कि सर इसको डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर होंगे, इसको भी डिवाइड करने वाले बहुत सारे नंबर होंगे, ठीक है। तो सर कुछ ऐसे नंबर होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो वो जो कॉमन नंबर होंगे उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसमें देखो तीन टर्म लिखे हुए हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसके बहुत सारे डिवीजर होंगे, इसके बहुत सारे डिवीजर होंगे, लेकिन जब कॉमन होंगे तो ये वही नंबर होंगे जिनसे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे। जैसे अब सपोज करो ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो ये कॉमन हो गया। लेकिन अब हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये 15 से डिवाइड हो या 25 से डिवाइड हो या 35 से डिवाइड हो, किसी से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो ये जितने भी कॉमन डिवीजर होंगे, कॉमन डिवीजर मतलब ऐसे डिवीजर जिनसे दोनों नंबर डिवाइड हो रहे होंगे, उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होती है, इसका यूज हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं? वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर दो नंबर्स का फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज वे टू फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी बोलते हैं इसको, या फिर इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही यूज होता है, ये हर इंटीजर के लिए यूज होता है एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के सबके लिए यूज होता है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम सिर्फ उतने की ही बात करेंगे, ठीक है सर। चलो सर चलते हैं आगे। अब देखो बेटा, मैंने आपको कल बताया हुआ था कि जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर आपको दो गिवन नंबर हो ए और बी, तो आप ए और बी को हमेशा ऐसे लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू बीपी प्लस क्यू। जहां पे क्यू क्या हो सकता है बेटा? क्यू की वैल्यू जीरो से बड़ी हो सकती है, जीरो के बराबर हो सकती है, लेकिन हमेशा बी से छोटी रहेगी। तो जब बेटा क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्यू क्या था बेटा? आपको मैंने बताया हुआ था, ये डिविडेंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? डिवीजर होता है। ये क्या होता है? कोशिएंट होता है। ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर हम q बराबर जीरो रख दें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a जो है वो p टाइम्स b के बराबर है। इसको ऐसे समझो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करो a एक नंबर है 39, ठीक है, और b एक नंबर है 13, ठीक है। तो जब आप 39 को 13 से डिवाइड करोगे तो इसका क्वोशिएंट जाएगा 3 टाइम्स और ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर क्या बचा? क्यू, जीरो, ठीक है। और पी क्या आ गया बेटा? पी की वैल्यू आ गई 3। तो आप लिख सकते हो ना 39 इज इक्वल टू 13 इंटू 3, यानी कि ये 3 टाइम्स 13 के बराबर है। तो उसी तरीके से जब भी क्यू जीरो हो जाएगा, क्यू जीरो हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो हो गया, तो ये जो नंबर बी होगा, बी, यही इस नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इसको आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जीसीडी या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ बोल सकते हो, ठीक है। अब चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, आपके बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो दो नंबर्स दिए हुए हैं, 12576 एंड 4052, 4052, ठीक है। ये दो नंबर दिए हुए हैं। तो जो यूक्लिड्स का डिवीजन एल्गोरिथम बोलता है वो कहता है कि सर आपके पास दो नंबर दिए होंगे, अब बुक में आपके सी डी दिया हुआ है, बट हम ए बी ही लेके चल रहे हैं।
तो सपोज करो ये नंबर ए है, ये नंबर बी है, तो कह रहा है कि इनमें आप देखोगे सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, देखोगे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, तो क्लियरली ए इज ग्रेटर देन बी। 12,576, 12,576 is far greater than 4,052, 4,000, 12,000 is obviously greater than 4,000। तो आपको बोल रहा है सर कि जो बड़ा वाला नंबर है उसको पहले आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। 12,576 इज इक्वल टू 4,052 इंटू एक नंबर निकल के आएगा बेटा P, और एक नंबर निकल के आएगा Q, जहां Q की वैल्यू क्या हो सकती है, Q की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, सब कुछ हो सकती है, लेकिन 4052 से कम ही रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या आता है। अगर Q 0 आ गया, अगर Q 0 आ गया तो यही 4052 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नहीं आएगा तो फिर हम जो यूक्लिड एल्गोरिदम है इसका हम अगला स्टेप यूज करेंगे। तो ये होता है बेटा आपका स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि जो दो गिवन इंटीजर्स हैं उसमें बड़ा नंबर कौन है, और आप बड़े नंबर और छोटे नंबर को हमेशा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हो, जो कि होता है a इज इक्वल टू बीपी प्लस क्यू। आप इस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हो जहां पे q की वैल्यू क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है, ये आप करते हो। और इसको आप कैसे डिनोट करते हो बेटा, इसको जब आपको डिनोट करना होता है उसका डिनोटेशन होता है ऐसे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर ये इंटीजर निकल आया, मान लो कि ये 0 हो गया, तो यही बनेगा इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप ऐसे लिखते हो ए बी, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब जो भी नंबर एक्स आया, वाई आया, जेड आया वो लिखते हैं, ठीक है। चलो सर, देखो बेटा ये हमारा स्टेप 1 है। अब हमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप यहाँ पे तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे, बट आप रफ वर्क करोगे तो क्या करोगे, आप ये जो नंबर है जिसको आप सपोज कर रहे हो कि हो सकता है ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो, उस नंबर से आप डिवाइड कर दोगे। बेसिकली बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको बेटा 3 टाइम्स जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये आएगी इसकी वैल्यू, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगी। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 4 देन 0 0, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल गया बेटा, कोशिएंट, पी की वैल्यू क्या होती है, कोशिएंट, तो पी की वैल्यू बेटा आपको यहां से मिल गई 3, और क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, क्यू की वैल्यू मिल गई 420। इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं है, ठीक है। अब बेटा जब ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा इक्वेशन सेकंड। अगर मैंने 1 नहीं अज्यूम किया, मुझे नहीं पता मैंने 1 अज्यूम किया कि नहीं, अगर नहीं अज्यूम किया तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, अगर पहले से कोई इक्वेशन अज्यूम किया तो इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, अब बेटा देखो ये कंप्लीटली तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो बच कितना रहा है, 420, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 420। तो अब इसका स्टेप 2 क्या बोलता है, इसका स्टेप 2 बोलता है, कह रहा है देखो सर इसका तो काम हो गया कि ये इतना आ रहा है, लेकिन बच क्या रहा है, जब हम 4052 से डिवाइड कर रहे हैं तो 420 बच रहा है ना, तो सर अब हम इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो अब आपके पास दो नए नंबर कौन से आ गए, ये क्या कर रहे थे बेटा, यहां से आपने निकालने की कोशिश की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4052 एंड 12576, या आप इसको ऐसे लिख दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ए बी के फॉर्म में लिखोगे तो जो बड़ा वाला नंबर है उसको पहले लिख दो, ठीक है, 4052, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, ठीक है। चलो अब दूसरे स्टेप में क्या करना होता है बेटा, कि अब हम दूसरा बनाएंगे, दूसरी यूक्लिड्स एल्गोरिदम का जो होता है डिवीजन लेमा, अब हम दूसरा स्टेप लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा बचा हुआ नंबर था ये 4052, जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, अब हमारे पास दो नंबर आ गए, ये दो नंबर, हमें इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो फिर से हम देखेंगे, अब देखो ये ए था, ये बी था, तो अब हम इसको यहाँ पे बी मान ले रहे हैं जो था, और इसको सी मान ले रहे हैं। अब हमारे पास दो नंबर और आ गए बी और सी, तो हम इनको भी किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख दो 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू आर प्लस एस। मतलब समझ रहे हो ना कि अब इनको हम दोबारा उस फॉर्म में लिख रहे हैं जहां पे हम देखेंगे कि ये कैसा बनता है, ठीक है।
अब बेटा आप क्या करने वाले हो, आप फिर से अपने रफ पे 420 ये जो छोटा वाला नंबर है इससे बड़े वाले नंबर 4052 को डिवाइड करने वाले हो। कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो यही हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, नहीं हुआ तो कुछ और देखेंगे। ठीक है, अगले स्टेप पे जाएंगे। चलो, तो ये बेटा आपको जाएगा 9 टाइम्स। तो जब आप इसको 9 टाइम्स करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग लगभग 3780। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 272। रिमाइंडर फिर आ गया यार, तो मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, क्वोशिएंट। आर यहाँ पे क्वोशिएंट होगा 9, और एस की वैल्यू क्या आ गई, रिमाइंडर, ये आ गया 272। यानी कि सर ये सॉल्व नहीं हुआ अभी भी। 4052 इज इक्वल टू, अब हम इसको पूरा प्रॉपर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इंटू 9 प्लस 272। सर ये दूसरा स्टेप भी हो गया, अभी भी नहीं आया। तो अभी भी नहीं आया तो बेटा देखो, ये नंबर इस नंबर से 9 टाइम्स तो डिवाइड हो रहा था, बट कितना बच गया, इतना बच गया था। तो अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब हम फिर से इन दोनों नंबर के बीच का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब ये प्रोसेस आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है, जैसे यहाँ 420 आया, यहाँ 272 आया, ये जीरो ना आ जाए। जहां जीरो आ जाएगा वही इन सारे जितने भी ये दिए हुए हैं, ये दोनों नंबर और ये दोनों नंबर और आगे जितने भी स्टेप जाएंगे, ये उन सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का मतलब यही है कि जो कॉमन है, जो डिवाइड कर रहा है, और जो सबसे बड़ा नंबर है जो डिवाइड कर रहा है कॉमन सबको। ठीक है, चलो, तो अगले स्टेप में बेटा जब आप जाओगे तो अब आप क्या करोगे, अब आपके पास दो नंबर हैं 420 एंड 272। अब मैं पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करूंगा, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको दो स्टेप में समझ में आ गया होगा। तो जब बेटा 420 को लिखना चाहोगे 272 के फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो 1 टाइम्स प्लस 148। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि कहां से आई है, सर आप 272 से 420 को डिवाइड कर देना। 1 टाइम्स जाएगा सिर्फ, क्योंकि 2 टाइम्स एक्सीड कर जाएगा 420 को, तो यहाँ से 148 रिमेनिंग आएगा। सर यहाँ भी सॉल्व नहीं हुआ, मतलब अभी भी रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करोगे, अब इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे। आई होप आप प्रोसेस को समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का निकालना है एचसीएफ। तो चलिए सर चलते हैं अगले पेज पे। अब बेटा देखो आपके पास दो नंबर कौन कौन से हैं, 272 एंड 148। बड़ा नंबर कौन सा है, 272। तो 272 आ गया ए के प्लेस पे, बी के प्लेस पे क्या आ गया 148। इसके बाद जो आप पीक्यू निकालते हो, तो जब आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन, तो यहां से आपको 1 टाइम्स मिलेगा। ठीक है, यहां से ये भी आपको 1 टाइम्स मिल जाएगा, प्लस 124 मिलेगा आपको। ये कहां से आया बेटा, ये यहां से आया है कि आप 148 से 272 को डिवाइड करेंगे, तो ये जो आता है क्वोशिएंट होता है, जो इस नंबर के बगल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो फिर से आपके पास क्या बच गया बेटा, रिमाइंडर बच गया। कितना बच गया, 124। ठीक है, अब सर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर है 148 और 124। ये एग्जाम्पल जानबूझ के इतना लंबा दिया गया है कि आप लोग करते करते आप लोग को प्रोसेस समझ में आ जाए, वरना कोई ऐसा भी नंबर वो सेलेक्ट कर सकते थे जो दो ही स्टेप में जिसका रिमाइंडर जीरो हो जाए। आगे जब आपको सवालें मिलेंगी तो वो इजी होंगी, वो इतनी टफ नहीं होंगी। ये भी टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस करा रहा है बार बार, क्योंकि नई चीज है तो सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, अब फिर से बेटा ये दोनों बड़े नंबर, इसमें जो बड़ा नंबर है 148, उसको आप क्या करोगे, उसको आप लिख दोगे 124 के मल्टीपल के फॉर्म में, तो ये फिर 1 टाइम जाएगा, और फिर से आपके पास 24 रिमाइंडर बच गया। अभी भी नहीं सॉल्व हुआ सर, फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, कहां से आया सर, 124 से 148 को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर क्या है सर, 124 एंड 24। फिर से सर बड़ा नंबर कौन सा है, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 टाइम्स। 5 टाइम्स करोगे 120 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 4। तो सर ये अभी भी नहीं सॉल्व हुआ है, अभी भी आपके पास रिमाइंडर बचा हुआ है, तो अभी भी ये कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं, सर हमारे पास दो नंबर हैं 24 और 4। अब आपको देखने से ही पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 24 को जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 4 इंटू 6 प्लस 0। यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0। तो ये दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन सा था, ये, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, पता है, 24 और 4 का। यही
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 124 और 24 का। यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? इसके पहले वाला नंबर 148, 124, समझे? यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? अब आप अपग्रेड करते चलोगे जिस स्टेप तक आप गए हो, क्योंकि उसका रीजन क्या है, आपको बड़े वाले नंबर का निकालना था। ये तो जस्ट आप कैलकुलेशन में इस प्रोसेस पे पहुंच गए हो, ठीक है? तो यही क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 272 एंड 148 का, ठीक है सर? यहां से आपको मिला। और यही क्या है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 420, 4052 एंड 420 का। और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 12576 4052 इज इक्वल टू 4। यानी कि ये जो दोनों आपको गिवन नंबर थे 12,576 एंड 4052, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जीसीडी या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ये आपको निकल के आया है 4, ठीक है सर? तो चलिए सर, अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज 1.1 पे। तो 1.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। अब देखो बेटा, आपको सॉल्व करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है? तो पहली सवाल हम उठाते हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ बेटा? 135 एंड 225। एक बात बताओ, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 225। 225 इज ग्रेटर देन 135। तो क्या हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से इसको ऐसे लिख सकते हैं? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू पी प्लस क्यू। पी क्या होगा? कोशिएंट, और क्यू क्या होगा? रिमाइंडर, ठीक है? तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिवाइड करना है। सिंपली डिवाइड करना है, कैसे करोगे बेटा? छोटा वाला नंबर कौन सा है? 135। बड़ा वाला नंबर कौन सा है? 225। आप करोगे इसको तो ये 1 टाइम्स जाएगा, क्योंकि अब इसका 2 टाइम्स करोगे तो ये 270 हो जाएगा। 1 टाइम गया, यहाँ पे क्या आया? 135। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ पे 0 कैंसिल। मतलब आपको क्या मिल गया? 225 is equal to 135 into 1 प्लस 90। यानी कि बेटा ये एक मतलब पूरा प्रॉपर मल्टीपल नहीं है, इसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है? ये उसका फैक्टर नहीं है। हमारे पास दो नंबर फिर से क्या निकल के आ गए। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे अब सर? अब हम स्टेप 2 में स्टेप 1 के रिमाइंडर और स्टेप 1 के डिवीजर दोनों को लेके फिर देखते हैं। अब हमारे पास दो नंबर है बेटा, 135 एंड 90। बड़ा कौन सा है बेटा? कॉमन सेंस की बात है, 135 इज ग्रेटर देन 90। सबको दिख रहा है बिल्कुल आराम से। फिर से बेटा आप क्या करोगे, इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखोगे, ठीक है? लिख दो 135। अब तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है, उतना आराम से आप देख लोगे। 90 इंटू 1 प्लस 45। 90 प्लस 45 करोगे तो 135 आ जाएगा। लेकिन बेटा देखो अभी भी क्या है, आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है? ये नंबर और ये नंबर। अब स्टेप 3 उठा लो, ऐसे स्टेप नंबर डालते चलना है। स्टेप नंबर 2, 2, 3, ये स्टेप नंबर 1 होगा यहाँ पे, ठीक है? स्टेप 1 ये आपको मिल गया यहाँ से। अब बेटा आपके पास दो नंबर है, कौन कौन से? 90, 45। कंप्लीटली आपको ये पता है कि 90 इज ग्रेटर देन 45। इसको भी आपको लेमा के फॉर्म में लिखना है। यहां आप लिख सकते हो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2। 2 टाइम्स क्वोशिएंट गया और रिमाइंडर क्या हुआ? 0। ये प्रोसेस सारा कैसे आ रहा है आपको पता है ना? बस डिवीजन कर दे रहा है। छोटे वाले नंबर को यहां रखना है, बड़े वाले नंबर को यहां रखना है, ठीक है? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर देना है। जो जितने टाइम्स जा रहा है वो क्वोशिएंट हो जाएगा, जो नीचे आ रहा है बच के वो रिमाइंडर हो जाएगा। कुछ नहीं बच के आ रहा है तो वही फैक्टर हो गया। तो यहां से आपको रिमाइंडर क्या मिल गया? रिमाइंडर आपको मिल गया 0। इसका मतलब क्या हो गया सर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, ऐसे कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 225 and 135 इज इक्वल टू 45। वो तो मैंने आपको मतलब समझाने के लिए पूरा स्टेप लिखा था। अब देखो आपको मिल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या मिल गया इसका? 45 मिल गया, ठीक है सर? इसको आप अगर और अच्छे से लिखना चाहते हो इलेबोरेट करके, तो आप इसको आगे इसी के आगे इक्वल टू लगा के लिख सकते हो कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका? 135 और 90 का। बड़े वाले नंबर को हमेशा आगे रखना। और यही किसका है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका है सर? 90 और 45 का, ठीक है?
आपको यहाँ से मिल गया। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 का सेकंड पार्ट सर, यहाँ पे क्या नंबर दिया हुआ है सर? 196 और क्या दिया हुआ है? 38220। ये दो नंबर दिए हुए हैं। अब क्लियरली ये जो नंबर है ये 196 से बहुत बड़ा है। तो स्टेप वन में हम क्या करते हैं बेटा? स्टेप वन में हमने क्या किया था? सबसे पहले हम इसको डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू पी। पी टाइम्स जाएगा प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। चलिए सर डिवीजन कर देते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा? हमें 196 से इस बड़े वाले नंबर 38220 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको 1 टाइम्स ले जाते हैं। 1 टाइम्स ले गए तो ये क्या आ गया? 196। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बेटा? 6। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 8। और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 1। ये तीन, अब ये क्या से 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसको 9 टाइम्स ले जाओगे, ठीक है। 9 टाइम्स ले जाने पे क्या आएगा? 9 टाइम्स ले जाने पे बेटा ये आएगा 1764। अब आप इसको फिर से सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? यहाँ से आपको मिल जाएगा 98, ठीक है। लेकिन आपके पास अभी एक जीरो बचा हुआ है। अब आप क्या करोगे? अब आप इसको ले जाओगे टोटल 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा? 980। यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? जीरो। जीरो। यानी कि आप क्या लिख सकते हो? 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 टाइम्स। मतलब ये 195 टाइम्स बराबर है 196 के। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा एक ही स्टेप में आ गया। देखो ये सवाल देखने में बड़ी लग रही थी, बट इसका आंसर कितना जल्दी आ गया? 220 एंड 196 इज इक्वल टू 195। इसका आंसर मिल गया बेटा आपको, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब बेटा देखो ये 1 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। 1 का थर्ड पार्ट है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 867 एंड 255। देखो बेटा ये दो नंबर है, 867 एंड 255। अब आपको पता है ये 800 समथिंग है, ये 200 समथिंग है, तो 800 इज फार ग्रेटर देन 200। तो अब यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? 867। तो आप अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखोगे स्टेप वन। जब भी मैं एरो दूं न्यूमेरिकल्स के बीच में तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है स्टेप वन यहाँ पे, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं बेटा 867। और जब आप अपने नोट्स में लिखोगे तो आप वहां पे स्टेप वन लिखना, एरो मत लिखना, आपके क्लास टीचर काट देंगे। 255 इंटू पी प्लस क्यू। ये हो गया बेटा। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बेटा अब हमें क्या करना है? सिंपल वही, आप 255 से 867 को डिवाइड कर दोगे। तो आप रफ वर्क कर लेना, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आएगा? 255 इंटू 3 प्लस 102। कैसे आएगा? चलो मैं कर ही दे रहा हूँ, आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा तो आप लोग कहोगे कि चलो हो गया। तब 255, ठीक है। इसको आप जब 3 टाइम्स ले जाओगे तो इसकी वैल्यू आएगी 765 और यहाँ से निकल के आएगा 102। और ये क्लियरली जीरो नहीं है, यानी कि अब आपको इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। स्टेप टू, आपके पास टू नंबर्स हैं 255 एंड 102, और आपको क्लियर पता है कि 200 इज ग्रेटर देन 100। ये स्टेप आप लिखोगे कि 255 इज ग्रेटर देन 102, ठीक है। अब बेटा फिर से इसको यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा? 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2। यहां से तो आपको क्लियर है ना, प्लस 51। यहां भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, आपके पास फिर से दो नंबर आ गए 102 एंड 51। एंड वी ऑल नो कि 102 इज ग्रेटर देन 51, ठीक है सर। तो अब आप इसको भी यूक्लिड्स लेमा के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये हो गया कि सर यही जो 51 है यही कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 867 एंड 255 is equal to highest common factor of 255 and 102
इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 102 एंड 51। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा 51, यानी कि 51 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको दो चीजें रिकॉल कराना चाहता हूं। पहला, आपको याद है कि अगर किसी इवन नंबर इसको अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड हो, ठीक है, तो क्या निकल के आता था, हमेशा इवन नंबर ही निकल के आता था प्रोडक्ट। याद आया? जैसे आप देख लो, एक इवन नंबर मैंने ले लिया, सपोज करो 2, इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सपोज करो मैं 7 से कर रहा हूं, क्या आया 14। 2 से डिविजिबल है कि नहीं? सीधी सी बात है, जब आप किसी चीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली वो 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। और इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो अगर आप ऐसे किसी भी नंबर से किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो जो 2 से डिविजिबल है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल रहेगा। जैसे देख लो, आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 को, तो क्या आ गया 54, ये भी 2 से डिविजिबल है। आपने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 11 को, क्या आया 88, ये भी 2 से डिविजिबल है। ये पहली प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका आगे काम लगेगा, तो आपको समझने के लिए काम लगेगा, सवाल में ऐसा कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बट आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कि अगर हम किसी इवन नंबर में किसी भी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर जोड़ दें, ऑड नंबर, तो जो सम होता है बेटा वो क्या आता है, ऑड नंबर ऑलवेज। ठीक है, इवन ऑड तो पता है ना, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 2 4 6 8, ये क्या हो गए, ये आपके इवन नंबर हो गए। 1 3 5 7 9 11 13, ये क्या हो गए, ये आपके ऑड नंबर हो गए। तो देखो, अगर हम कोई एक इवन नंबर ले लें 6, उसको एक ऑड नंबर 5 से सम कर दें, तो जो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है, ये ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये दोनों रूल आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। क्या कह रहा है बेटा, आपसे कह रहा है कि बेटा कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इसी फॉर्म में होगा। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक नंबर है ए, ये क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये इवन है कि ऑड है, ये अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ध्यान से देखो इसको। तो बेटा अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सवाल में दिया है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। 6 क्या है, 6 कोई इवन नंबर है ना। तो अगर हम एक इवन नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो प्रोडक्ट आएगा 6a, वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, अभी मैं आपको कॉमन सेंस के तरीके से बता रहा हूँ, बाकी मैं अभी आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उससे बता दूंगा। अब एक बात बताओ, ये 6a है बेटा, इसमें आप जब एक ये इवन नंबर है, इसमें एक ऑड नंबर जोड़ोगे, तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है 6a+1, ये क्या होगा, ये ऑड होगा, बिल्कुल ऑड होगा। 6a+2, इवन में इवन नंबर जोड़ते हो तो इवन आता है, ठीक है। 6a+2 क्या है, इवन। सिमिलरली 6a+3 क्या होगा, ऑड। 6a+4 क्या होगा, इवन। 6a+5 क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, ऑड। इसके बाद हम 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 6 लेने कोई मतलब नहीं है, फिर वो पूरा ही बन जाएगा, 6a+1 बन जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई? तो आप देख रहे हो कि जब भी आप किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, तो तीन ही केस बनता है, 6a+1, 6a+3, 6a+5, जो कि ऑड नंबर्स होते हैं। मतलब कि आप इस फॉर्म में ऑड नंबर्स हमेशा ऐसे ही पाओगे, ठीक है। अब ए को आप पी क्यू आर एस जो भी दिया है उससे रिप्लेस कर सकते हो। ये आपका कॉमन सेंस का तरीका था। अब जो बुक का तरीका है उस पे आते हैं। देखो, लेट अस सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने माना है कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अब वो इवन है कि ऑड है हमें नहीं पता। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसको, ऐसे किसी भी नंबर
6q प्लस r के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन 6 से छोटी रहेगी। तो कितने नंबर बनेंगे बेटा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, ठीक है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, ये नंबर बन गए। अब जो आपकी प्रॉपर्टी है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन नंबर टू एनी नंबर, वी कैन से दैट 6q is an even number and hence 6q plus 2 and 6q plus 4 are also even numbers। जब आपके पास बेटा a की कितनी फॉर्म थी, 1 2 3 4 5, 5 फॉर्म्स थी, ठीक है, और जब उसमें पहले ही दे दिया है, एक फॉर्म और होगी बेटा यहाँ पे 6q itself, जिसको मैं यहाँ लिखना भूल गया था, ठीक है। तो जब आपके पास एक ही टोटल 6 फॉर्म्स हैं, जिसमें से 6q, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4, ये कोई भी आर्बिट्री नंबर है, यहाँ पे आप 10 20 50 100 200 500 कुछ भी रख सकते हो। तो मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 6 के मल्टीपल में लिख रहे हो, बेसिकली यही इनका कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर को 6 के मल्टीपल में लिख रहे हो, तो 6 से डिवाइड करोगे तो वो या तो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, देखो 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, या तो रिमाइंडर बचेगा 1, या तो बचेगा 2, या तो बचेगा 3, या तो बचेगा 4, या फिर 5। तो मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करके 6 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो यही 6 केसेस पॉसिबल हैं। अब उसमें से 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 तो इवन नंबर हो गए, ये सारे तो इवन नंबर हो गए, तो बचा क्या, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड नंबर्स। और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, hence we can conclude that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। अब देखो, ये तो आपकी सवाल सॉल्व हो गई, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि दुनिया के जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो सिर्फ इसी फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, याद रखना, क्योंकि ये ऐसा दिया हुआ है। अगर हम 6 से डिवीजन कर रहे थे तो हमको ये मिला, हम दुनिया के किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब 4 से डिवाइड करोगे तो वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे आपको क्या फॉर्म मिल जाएगी बेटा, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, यही 4 नंबर बनेंगे। इसमें ये इवन हो जाएगा 4q और 4q प्लस 2 ऑड हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपको उसको 6 के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके जैसे भी। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर आपके पास आर्मी कंटिजेंट में 616 मेंबर्स हैं, तो आपके पास टोटल मेंबर्स कितने हो गए सर, 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। और आपके पास आर्मी के बैंड के 32 मेंबर्स हैं, 32 आर्मी बैंड मेंबर्स, समझ में आई बात। अब आपको इसमें से कुछ और इसमें से कुछ लोगों को लेके कॉलम्स बनाने हैं, और ऐसे कॉलम्स बनाने हैं जैसे क्या होगा कि कुछ आर्मी के बैंड वाले ऐसे चलेंगे और उनके पीछे कुछ कंटिजेंट वाले ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो बताना है कि सर ऐसे कितने कॉलम बनाए, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स हम कितने बना सकते हैं, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स हम ऐसे कितने बना सकते हैं। मतलब कि क्या है बेटा, कुछ आर्मी वाले रहें, कुछ कंटिजेंट वाले रहें, कुछ आर्मी बैंड वाले रहें, कुछ आर्मी कंटिजेंट वाले रहें, ठीक है, ऐसे कितने हम बना सकते हैं। तो यहां पहले ही बोल दिया हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे बनेगा, तो वो सीधा है इन दोनों नंबर का एचसीएफ लेंगे। क्यों लेंगे बेटा, वो भी बता रहा हूं। देखो, अगर आप 32 को लिखोगे तो हो सकता है 32 का फैक्टराइजेशन आप कुछ ऐसे करो, एन इंटू एक्स, एन कोई नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, यही यही नंबर कॉमन होगा, ठीक है। बाकी
अब ये 2 भी हो सकता है, अगर ये 2 होगा तो ये 16 होगा, ये 1 होगा तो ये 32 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा, ये 16 होगा तो ये 2 होगा, समझ रहे हो ना? कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों में कॉमन होगा ना, क्योंकि आपको क्या करना है, दोनों को मिला के बनाना है। तो 616 का भी जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा n इंटू वाई, ठीक है? ये इसके फैक्टर्स हैं और ये इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हैं n। तो यही की वैल्यू हमको निकालनी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बेटा आपको क्या मिल गया है? आपके पास है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम 616, ठीक है? 616 इज इक्वल टू 32 p प्लस q, वेयर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 32। कुछ भी हो सकता है बट 32 से तो कम ही रहेगा, ठीक है? अब चलो इसको डिवाइड करते हैं बेटा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो बेटा जब 616 को हम 32 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32 इंटू 19। मैंने रफ पे किया हुआ है इसीलिए मैं यहां नहीं कर रहा हूं, प्लस 8। तो बेटा ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ नहीं, तो अभी आपके पास क्या बच गया? डिवीजर और रिमाइंडर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे HCF ऑफ 32 एंड 8। और आपको पता है 32 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 616 और 32 का 8, यानी कि ये सारे बंदे आप अरेंज करोगे तो ये मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में अरेंज होंगे, ठीक है? अब अगर आप थोड़े से मतलब प्रोडक्टिव हो तो आप ये भी निकाल सकते हो कि एक कॉलम में कितने लोग आएंगे, ठीक है? तो अगर आप में से कोई समझ पाया है बात को और ये सवाले लगा चुका है तो मुझे रिप्लाई करना कि एक कॉलम में टोटल कितने पर्सन है। आर्मी बैंड वालों को और आर्मी कंटिजेंट वाले मेंबर्स को लेके एक कॉलम में कितने मेंबर सेट हो रहे हैं, ठीक है? इसका आंसर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए सर आगे चलते हैं। ये है सर आपकी अगली सवाल। इसमें कह रहा है कि सर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करिए टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है सर, कह रहा है सर आपको बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जैसे सपोज करो एक नंबर x है, तो कह रहा है कि सर अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो उसकी फॉर्म हमेशा 3m की होगी या फिर 3m प्लस 1 की होगी, जहां पे ये कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, ठीक है? तो चलिए सर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सर, सबसे पहले तो हम एक नंबर ले लेते हैं। हमारे पास लेट अस अज्यूम एनी पॉजिटिव इंटीजर x, ठीक है? हमने ये अज्यूम कर लिया। अब बेटा क्योंकि हमें देखो सब 3 के फॉर्म में निकालना है, देख रहे हो 3 के फॉर्म में निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इस नंबर को ही 3 के फॉर्म में डिनोट कर दे रहे हैं। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा x कैन बी रिटन एज 3p प्लस q। लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है सर, ये लिखा जा सकता है ना, ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं तो q की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक लाई कर सकती है? q की वैल्यू 0 से लेके 3 से कम, यानी q की कितनी वैल्यू हो सकती है, x की कितनी फॉर्म हो सकती है? पहला, जब q की वैल्यू 0 हो जाए, यानी कि 3p, ठीक है? दूसरा क्या हो सकता है बेटा, जब x की अरे q की वैल्यू 1 हो जाए, तब क्या बनेगा? 3p प्लस 1। तीसरा, जब p की वैल्यू जब q की वैल्यू 2 हो जाए, 3p प्लस 2। तो यानी कि अगर आप एक नंबर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 3 फॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है, कौन सी? 3p, 3p प्लस 1, 3p प्लस 2। तो सपोज करो कि ये आपके पास इंटीजर्स हैं, x की फॉर्म्स हैं, ठीक है? अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे, इन तीनों फॉर्म का, और देखेंगे कि क्या ये इस फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है? चलिए सर, फर्स्ट केस इसमें x इज इक्वल टू 3p,
तब क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9p²। 9p² को बेटा हम 3 इंटू 3p² मान सकते हैं, जहां p कोई भी नंबर है, वेयर जहां पे बेटा p कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक बात बताओ, क्या हम इसको 3m लिख सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3p²। अज्यूम कर लो। क्यों बेटा, आपसे बोला गया है कि m कोई भी नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक बात बताओ, अगर मान लो हम p की वैल्यू 7 रख दें, 1 मिनट के लिए सोचो, खाली सोचो, ऐसा कुछ है नहीं, p की वैल्यू 7 रख दें, तो p² की वैल्यू क्या हो गई, 49 हो गई, 49 हो गई ना। और इसके बाद इसमें अगर हम 3p² कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 147। तो हम मान ले रहे हैं कि ये 147 की वैल्यू m है, क्योंकि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो ये m है। तो x² क्या निकल के आया, 3m। यानी कि अगर हम x² करते हैं इस केस में, तो वो 3m के बराबर होगा, जहां m कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई भी। बात समझो, ये कोई नंबर है, इसका स्क्वायर भी कोई नंबर होगा, इंटीजर है, ये इंटीजर है पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर भी कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी कोई नंबर होगा, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। तो उस पूरे से नंबर को हम m मान ले रहे हैं, बस। ठीक है। अब दूसरा केस देखो बेटा, जब x इज इक्वल टू 3p+1 हो जाए, 3p+1 हो जाए। अब एक बात बताओ बेटा, तब इसका स्क्वायर कर दिया जाए, कर दो, 3p+1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आ जाएगा 9p²। 3p का स्क्वायर करोगे तो 9p² +1 प्लस, अब इसका आपको a² + b² + 2ab का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6p। 3p × 1 × 2 6p। ठीक है, ये आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये भी एक नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया p कोई नंबर है, तो p² भी कोई नंबर है, उसमें 9 जोड़ेंगे वो भी कोई नंबर है। 6 जो है ये भी एक नंबर है, इसमें p से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी एक नंबर है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9p² + 6p एक साथ और +1। हम बिल्कुल बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हम इसमें से बेटा 3 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। क्यों कर रहे हैं सर हम ऐसा, क्योंकि सर हमें कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, 3p² + 2p+1। अब एक बात बताओ बेटा, p अगर 1 है, p अगर 1 है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, टोटल 5 होगा, वो भी एक नंबर है ना। तो वो एक नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और हमें दिया हुआ है कि m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम 3p² + 2p को हम मान ले रहे हैं m से, अज्यूम। ठीक है, तो क्या बन गया, 3m+1 बन गया, बन गया। ठीक है। अब बेटा आगे चलते हैं, तीसरा केस। तीसरे केस में बेटा क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 3p+2, स्क्वायर कर दिया जाए, x² इज इक्वल टू 3p+2 का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल गया, 9p² +4 +12p। ये तो आप लोग कर लेंगे ना, a² + b² + 2ab, यही आएगा। 3 × 2 6p और × 2 12p। अब एक बात बताओ बेटा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9p² +12p +3 +1। 4 को हमने 3 + 1 लिख दिया है, ठीक है, 3 + 1। अब बेटा यहां से हम 3 कॉमन कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 3p² +4p +1, और यहाँ पे +1। तो फिर से बेटा आपको अब वो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, इस पूरे नंबर को हम m मान सकते हैं, क्योंकि m क्या है, एनी आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां से क्या मिल जाएगा, m। और हम m क्यों मान रहे हैं बेटा, हमें यही प्रूफ करके दिखाना है कि सर अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म में होगा। अब देखो हमारे पास 3 केस थे, अगर हम किसी नंबर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास 3 केस थे। क्या केस थे बेटा, हमारे पास x बन रहा था 3p, और हमारे पास x बन रहा था 3p+1, और हमारे पास x बन रहा था 3p+2, यही बन रहा था।
और हमसे क्या बताया गया बेटा कि इसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना था कि हमेशा क्या बनेगा, या तो 3m बनेगा या 3m प्लस 1 बनेगा। तो क्या बेटा ये प्रूफ हो गया? देखो यहां भी 3m प्लस 1 बना है, यहां भी 3m प्लस 1 बना है और यहाँ 3m बना है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने इसको एनी पॉजिटिव इंटीजर माना। उसके बाद हमें दिखाना था कि ये 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमने नंबर को ही 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद उसका स्क्वायर करके दिखा दिया कि हाँ सर वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए सर, ये आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, उसमें स्क्वायर प्रूफ करना था, इसमें कह रहा है क्यूब, किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब। अब देखो बेटा, प्रोसेस तो वही रहेगा कि हम एक आर्बिट्री नंबर मानेंगे x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। लेकिन बेटा देखो, अगर अब हम x को 9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो x को हम क्या लिख सकते हैं, 9p प्लस q, जहां पे q की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और 9 से छोटी होगी। यानी कि आप देखोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी, अब बेटा अगर आप इसको 9 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने चलोगे तो ये 9 नंबर्स मिलेंगे आपको, 9p प्लस 1, 9p प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका आप क्यूब निकालने बैठोगे तो आपको 9 नंबर्स का क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो भी नंबर 9 का है, 9 का जो भी नंबर होगा, ठीक है, वो हमेशा 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नंबर को अज्यूम करते हैं 3 के फॉर्म में और उसका क्यूब करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 9 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सर, लेट x इज इक्वल टू 3p प्लस क्यू, वेर क्या हो जाएगा बेटा, अब तो आप लोग को आसान हो गया होगा ये। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से छोटी होगी, तो क्यू की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x बन सकता है 3p जब क्यू की वैल्यू 0 होगी, x बन सकता है 3p प्लस 1 जब क्यू की वैल्यू 1 होगी, x बन सकता है 3p प्लस 2 जब x की वैल्यू क्यू की वैल्यू 2 होगी। हमारे पास 3 नंबर आ गए। अब हम एक एक केस में इनका क्यूब करके देखेंगे कि वो 9m वाला फॉर्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक है, चलिए सर, एक्स क्यूब करते हैं सर, पहले केस में, इस वाले केस में कर रहे हैं। ठीक है, तो 3p का क्यूब हो गया, तो 3p का क्यूब क्या हो जाएगा, 27p क्यूब। इसको बेटा हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3p क्यूब। और फिर से वही लॉजिक है बेटा कि p कोई नंबर है, उसका क्यूब भी कोई नंबर है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी कोई नंबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3p क्यूब को एक नंबर मान लेते हैं m। जैसे आप 2 का क्यूब को 8 लिखते हो ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि p का क्यूब इज इक्वल टू m, लिख सकते हो ना। तो बस वही चीज है, जहां p की वैल्यू क्या है 2 है और m की वैल्यू क्या है 8 है, तो बस वही चीज है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया 9m। तो मतलब सर x क्यूब किस फॉर्म में होगा, 9m। इसको दे दो इक्वेशन 1। फिर आओ बेटा इक्वेशन 2 पे चलते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3p प्लस 1। अब आप x क्यूब करिए, क्या आ गया 3p प्लस 1 का क्यूब। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए क्यूब पहले करो क्या आएगा 27p क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, प्लस 3ab, ए की वैल्यू क्या है 3p इंटू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, इंटू ए प्लस बी 3p प्लस 1, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, 27p क्यूब प्लस 1 यहां से आ गया, प्लस यहां से आपको क्या मिलेगा
9p इंटू 3p प्लस 1 मिल गया। अब बेटा आप क्या कर सकते हो, आप 27p क्यूब को और 9p 3p प्लस 1 इसको एक साथ लिख सकते हो, और इसके साथ यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो अलग से, ये वाला 1। अब यहाँ से आप 9 कॉमन ले सकते हो ना, 9 कॉमन ले लो, क्या बन गया 3p क्यूब प्लस यहाँ क्या बचा p 3p प्लस 1, कॉमन होके 9 बाहर निकल के आ गया। फिर से बेटा आप इसको m अज्यूम कर सकते हो ना, बिल्कुल। अब मैं बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। तो ये क्या हो गया 9m प्लस 1, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 9 क्यूब प्लस 1। ये इक्वेशन सेकंड कर दो, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन थर्ड पे, x इज इक्वल टू 3p प्लस 2। अब इसमें क्या कर सकते हो बेटा आप, एक्स क्यूब करोगे तो क्या बनेगा 3p प्लस 2 का क्यूब बनेगा बेटा, बिल्कुल सर। तो अब हम इसको क्या करें बेटा, एक्सपेंड कर दें। फिर से वही a क्यूब 27 p क्यूब प्लस b क्यूब 8 प्लस 3ab करोगे तो क्या बनेगा 3 इंटू 3p 9p इंटू 2 18p 18p इंटू 3p प्लस 2 बन गया। अब बेटा आप देखो, आप 27p क्यूब प्लस 18p 3p प्लस 2 इसको आप एक साथ रख सकते हो, और प्लस 8 को आप एक साथ इधर अलग कर दो, ठीक है। यहां से 9 कॉमन ले लो, क्या बन गया यहाँ पे 3p क्यूब प्लस 2p 3p प्लस 2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8। फिर से आप इसको बेटा एक नंबर अज्यूम कर सकते हो m, रैंडम जो भी इसका सम आएगा उसको हम m मान ले रहे हैं, m 9m प्लस 8। तो बेटा आपको यहां से इक्वेशन 1 2 और 3 से क्या मिल गया कि कोई भी नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर है उसके क्यूब को हम 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये सवाल प्रूफ हो गया। इसको आप आराम से कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अगर आपके क्लास के टीचर ने या ट्यूशन के टीचर ने करवाया है और बेहतर मेथड से करवाया है तो आप उनका नोट कर लीजिएगा। बस वीडियो पसंद आ रहा है तो बेटा प्लीज वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमारे साथ पढ़ते रहो। बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।